हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज से दोस्त हम लोग करंट अफेयर की एक नई श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसमें आपके देश दुनिया की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण हैं, उन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के करंट अफेयर में आपके जैसे मैंने अभी हाल ही में बिहार के 3 रामसर साइट को काउंटिंग में आ गए, 3 रामसर साइट को क्या किया गया, चुने गए हैं। तो उनको लेकर अभी हाल ही में आरएसपी ने नई बुक लिखी है, उसको लेकर तो जो भी एक क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम से लेकर विशेष तक जहां भी अगर हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। और करंट अफेयर के साथ वो स्टैटिक पार्ट भी मैं आपको क्या करूंगा, कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरा करंट अफेयर का पहला क्लास है और मैं आपको चाहता हूँ कि अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करूँ, जिससे आपके जो आगामी जितने भी पेपर हैं वहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक पार्ट भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अभी पीपीटी का तो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है फिलहाल फिलहाल अभी क्लास इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आप लोग आइए, आज हम लोग जो भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं उनको मैंने पहले से ही लिख लिया है। आइए उस पर हम लोग अपनी पकड़ बनाते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने टॉपिक आपके लिए क्या चुना है, तो सबसे पहला टॉपिक हमने आपके लिए रखा है रामसर साइट। तो देखिएगा, जो दोस्त रामसर साइट है, रामसर साइट की अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो रामसर साइट की जो स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 के ईरान के समीप एक कैस्पियन सागर है, उसी के समीप एक रामसर शहर है। उसी रामसर शहर पे इसकी पहली बार बैठक की गई थी, वहीं पे इसका स्थापना किया गया था, इसलिए इसे हम लोग रामसर साइट के नाम से जानते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब देखेंगे इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भैया रामसर साइट की स्थापना कब की गई थी, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर के समीप रामसर शहर में हुआ था। अब ध्यान देना है, इसका स्थापना किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए ये रामसर साइट की स्थापना किसके तहत किया गया था, तो रामसर साइट की स्थापना यूनेस्को के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। इसके माध्यम से यूनेस्को के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके माध्यम से जो आर्द्र भूमि होती है, जो आर्द्र भूमि होती है, दलदली क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को क्या करना, बचाव करना, जो पर्यावरण में हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप समझिएगा, जहां भी दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पे सबसे सर्वाधिक कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, तो ध्यान देना मीथेन CH4 का। अगर आपसे पूछा जाए कि दलदली क्षेत्र से कौन सी गैस का निर्माण होता है, तो CH4 मीथेन गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ध्यान देना है, इसके माध्यम से आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलता है। ध्यान देना है, इसके माध्यम से आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। इसीलिए रामसर साइट को बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है, तो विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है। कुल कितने हैं, 175 है। अगर आपसे पूछा जाए रामसर साइट टोटल विश्व में सर्वाधिक किस देश में है, तो ध्यान देना यूनाइटेड किंगडम में है। टोटल कितने हैं, 175 हैं। अगर आपसे दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाए कौन है, तो दूसरे नंबर कौन है, हमारा मैक्सिको। अमेरिका का, यूएसए का एक कंट्री है जिसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको में कुल कितने हैं, 144 है। अब आपको बताऊं, इस रामसर साइट में पूरे विश्व में भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है। कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हो चुके हैं, टोटल कितने हैं, 82 हैं। तो भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, 82 हो चुकी है। और ध्यान देना है, अब अगर यूके में पूछे सर्वाधिक कहाँ पर है, तो यूके में है। और दूसरे नंबर कहाँ है, मैक्सिको है। अब भारत में कितना है, 82 है, जो वर्तमान में तीसरे स्थान पर है रामसर साइट में। अगर आपसे पूछा जाए भारत में रामसर साइट में, अगर पूछा जाए सबसे पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था, तो सबसे पहला रामसर साइट किसको घोषित किया गया था, तो चिल्का झील को। किसको किया गया था, चिल्का झील को, जो कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में। वैसे दोस्तों ध्यान देना, उड़ीसा का नाम 2012 में चेंज करके क्या कर दिया गया था, ओडिशा। क्या कर दिया गया था, ओडिशा। ध्यान देना, भारत का जो चिल्का झील है उड़ीसा में है, इसका 2012 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, ओडिशा। और ध्यान देना है, और यहाँ की भाषा जो है क्या है, उड़िया। क्या है, उड़िया। अगर सबसे बड़ा अगर पूछा जाए रामसर साइट कौन सा है, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछा जाए सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के मिलने से बनता है, तो ध्यान देना है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जो मलबा होता है उसी को लाके इकट्ठा करने से हमारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो ध्यान देना है, सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा रामसर साइट है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के सीमा पर है। तो ध्यान देना है, सबसे छोटा अगर पूछा जाए कौन सा है, रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में। अब ध्यान देना, अगर यूपी भारत में पूछा जाए भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है, तो भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट है अगर देखा जाए तो ध्यान देना है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और कितने हैं, 14 है।
कितने हैं तमिलनाडु में सर्वाधिक। अगर भारत में पूछा जाए रामसर साइट किस राज्य में है तो सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है, तो ध्यान देना है 14 तमिलनाडु में। अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अगर यूपी में कितने हैं, तो यूपी में अगर रामसर साइट की बात करेंगे यूपी में कितना है 10 है। यूपी में रामसर साइट की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश वाले ध्यान सुनेंगे क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस को होने वाली वैकेंसी है तो वहां से रामसर साइट पूछ सकता है। यूपी में कुल कितने हैं 10 में, और सर्वाधिक किस राज्य में है तो ध्यान देना है तमिलनाडु में कितने हैं 14 है। इसके अलावा आपसे हाल में चर्चा में क्या है वर्तमान के, तो ध्यान देना बिहार में पहले मात्र एक ही रामसर साइट था, वो कौन सा था, कांवड़ झील जिसे या कवरताल झील कहते हैं। सबसे पहला अगर बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा था तो ध्यान देना है कांवड़ झील या कवरताल था, जो बेगूसराय जिला में था। किस जिला में था, बेगूसराय जिला में था, मात्र यही था। और ये ध्यान देना है कवरताल जो झील है इसे हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं, इसे ध्यान देना हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं। ये पहला बिहार का रामसर साइट था। पर अभी हाल ही में जमुई जिले में 2 नए और रामसर साइट को क्या किया है, डिफाइन किया गया है। तो कौन सा है, एक तो 81 नंबर का कौन है, नगी बर्ड सेंचुरी है, जो किस जिला में है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें है, जमुई में है। और 22वां नंबर का कौन सा बना है, नकटी बर्ड। ध्यान देना नकटी बर्ड सेंचुरी है, जो वो भी कहाँ है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। तभी हाल में 2 और रामसर साइट का नियुक्ति किया गया है, जिसमें एक तो कौन है, नगी बर्ड है और नकटी बर्ड है। दोनों को नाम देखिए एक जैसा ही है और दोनों सबसे बड़ी खूबसूरती बात एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में है। तो बिहार में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हो गए, तो 3 हो गए। तो बिहार के अकॉर्डिंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रामसर साइट से जो भी प्रश्न बनने वाले थे मैंने एक जगह उसको समराइज कर दिया है, आप लोग शॉर्ट स्कैन लेना चाहते तो ले लें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ले लेंगे। आइए अब नेक्स्ट जो अगला मुद्दा है, अगला मुद्दा हमारे पास कौन सा है, तो ध्यान देना है अभी हाल ही में कुछ नए नए बुकों का विज्ञापन किया गया है। ऐसी कौन कौन सी बुक है जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, आइए उन पे चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में आर अश्विन जो भारत के क्या है, स्पिन गेंदबाज है इंडियन क्रिकेट टीम के, तो उन्होंने एक अपनी बुक विज्ञापित की है, जिसका बुक का नाम क्या है, आई हैव द स्टेट। उनकी एक बुक है जिसका नाम है आई हैव द स्टेट। इसके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण बुक हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उन बुक को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे सैम पिमोदा, जो सैम पिमोदा है, उनकी एक बुक है जिसका नाम है द आइडिया डेमोक्रेसी। अगर आपसे पूछा जाए बुक किसकी है तो सैम पिमोदा का है। इसके अलावा बिल गेट्स आप जानते हैं ये क्या है, मिलियन मैन्स है, एक धनाढ्य वर्गों में आते हैं, और उनकी एक बुक है जिसका नाम है क्या है, सोर्स कोड। अगर पूछा जाए बुक किसकी है तो ध्यान देना है इसकी है बिल गेट्स की है। और एम नारवाने की बुक कौन सी है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। अगर आपसे पूछा जाए किसकी बुक है तो ध्यान देना है एम नारवाने की। इसके अलावा सुरेश रैना जो अब वर्तमान में संन्यास ले चुके हैं हमारे क्रिकेट टीम के, हमारे यूपी के हैं, मेरठ के हैं, उनकी बुक एक आई थी जिनका नाम था बिलीव। तो बिलीव बुक अगर पूछा जाए किसकी है, सुरेश रैना की, और ये काफी अच्छी बुक है, काफी अच्छी है कि अपने ऊपर विश्वास पहले रखना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, विश्वास कभी भी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि किस्मत से कुछ भी नहीं होता दोस्त, जो भी कुछ होता है वो मेहनत से होता है। आप निरंतर मेहनत करते रहिएगा, 100% आज नहीं तो कल सिलेक्शन आपका मिलेगा। आजकल देख रहे हैं हर एक पेपर में कहीं ना कहीं हर तरीके से स्कैम हो रहा है। अब देखिए एनडीए जैसे नेट 11 पेपर का स्कैम हो गया है, नीट जैसे पेपर का स्कैम हो, क्या हो रहा है, ये सब का भी पेपर क्या हो रहा है, रद्द हो जा रहा है। तो आप लोग अपने यहाँ पर विश्वास को बनाए रखिए और मजबूती से पढ़ाई करते रहिए। आज नहीं कल तो सिलेक्शन होगा, कब तक धांधली चलेगी। जिस दिन हम लोग शिक्षित हो जाएंगे पूरी तरीके से, जब सभी जो हमारे भारत की जनसंख्या है अगर पूरी तरीके से शिक्षित हो जाएगी, तो उस दिन ये ध्यान देना है जितने भी प्रकार के स्कैम है सब रुक जाएंगे, क्योंकि जहाँ शिक्षा का भाव है वहीं पर सब कुछ है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जरूर होगा। और जितने भी यूपीपी पुलिस एग्जाम देने वाले हैं वो एकदम जोरों शोर से लग जाए, क्योंकि 30 जून को आपका डेट, इस 30 जून तक भर में आपका डेट डिसाइड हो जाएगा कि एग्जाम किस दिन हो। और जैसे डेट डिसाइड होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं मिलेगा एग्जाम देने के लिए, तो अपनी निरंतर पढ़ाई करते रहिएगा। और हमारी तरफ से जो भी योगदान हो सकता है आपको पढ़ाई के पेपर में जाइए, वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपको हो सकता है कल से मैथ की भी क्लास चालू हो जाएगी। बताइए इसके अलावा कुछ और देखते हैं। सेन वाटसन की बुक कौन सी है, तो ध्यान देना है द विनर माइंडसेट। तो ध्यान देना सेन वाट्स कहाँ के हैं भाई, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। सेन वाट्स कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, ये भी संन्यास ले चुके हैं। और इनकी बुक कौन सी है, द विनर माइंडसेट। तो द विनर माइंडसेट किसकी है, सेन वाट्स के हैं। इसके अलावा सलमान रुश्दी, ये पेपर में पूछा जा चुका है, सलमान रुश्दी की बुक कौन सी है, विक्ट्री सिटी।
विक्ट्री सिटी, ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो सलमान रुश्दी की बुक कौन सी है? विक्ट्री सिटी। इसके अलावा अमिताभ कांत, कौन है भाई? अमिताभ कांत, इनकी बुक कौन है? मेन इन इंडिया 75। मेन इन इंडिया कौन सी है? 75 बुक इसकी है, तो ध्यान देना अमिताभ कांत। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की बुक कौन सी है? द गोल्डन ईयर। द गोल्डन ईयर किसकी बुक है? द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड की है। इसके अलावा एम स्वामीनाथन, अभी एम स्वामीनाथन, ये ध्यान देना है, अभी इन्होंने क्या किया था? चंद्रयान वाले बहुत ज्यादा इनका योगदान था, तो ध्यान देना। शेर जिसने चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली बुक अगर पूछा गया किसके है? एम स्वामीनाथन के। अभी आपसे अगर मैं पूछूं तो बताइए वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आप चर्चा में बताइएगा। और इसरो की स्थापना कब हुई ये भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से। इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आइए नेक्स्ट मुद्दा बात करते हैं। नया अभी हाल में क्या हुआ है, तो राष्ट्रपति को लेकर आया है, देखिए इस पे क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखेंगे अभी हाल ही में ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति की क्या किया गया है? अंतरिम राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई। ऐसा घटना कुछ ऐसी थी कि ध्यान देना है, ईरान के जो राष्ट्रपति थे, ईरान के जो राष्ट्रपति थे जिसका नाम था इब्राहिम रईसी, तो ध्यान देना है ईरान के जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी को हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, जिसे हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने जाने के कारण इनको ध्यान देना है मोहम्मद गोखबर को अभी ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति किया गया है, क्योंकि ये ध्यान देना क्या थे? ये ध्यान देना उपराष्ट्रपति थे। ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, पर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण इन्हें राष्ट्रपति पद की नियुक्ति किया गया है, क्योंकि ईरान के संविधान में इनकी व्यवस्था है कि 50 दिन के अंदर अगर उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति पद पे बना रहेगा, और 50 दिन के अंदर एक चुनाव होकर एक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी, और ये 50 दिन के लिए मोहम्मद गोखबर क्या बने रहेंगे? राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो पूछ सकता है ईरान के अभी हाल में अभी किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हुई? मृत्यु हुई है? याद कर सकते हैं इब्राहिम रईसी, याद रखेंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति, अभी हाल ही में वर्तमान के नए राष्ट्रपति, तो ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम लाई चिंगते। तो ध्यान देना चिंगते, तो ध्यान देना विलियम लाई चिंगते, जैसे हैं वैसे नामों और खतरनाक नाम रखते हैं। तो ध्यान देना विलियम लाई चिंगते यहाँ ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और किसको हरा के बने भैया? तो ध्यान देना किसको हरा के बने हैं? त्साई इंग वेन को। त्साई इंग वेन को हराकर नए राष्ट्रपति किसने कौन बना है? विलियम लाई चिंगते। तो ध्यान देना है अभी ताइवान के राष्ट्रपति चेंज हुए हैं। इसके अलावा ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति तो बने हैं मोहम्मद गोखबर, पर अभी चुनाव होगा फिर 50 दिन के अंदर, तो फिर नए राष्ट्रपति यहाँ नियुक्त किए जाएंगे। अब अगर विदेशों के राष्ट्रपतियों की अगर बात हो, भारत के राष्ट्रपति की अगर चर्चा न की जाए तो फिर बेकार है। आइए जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके क्रम को एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनता है तो वर्तमान में भारत के कुल कितने अब तक के राष्ट्रपति बन चुके हैं, वर्तमान में कौन से? अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मैं बात करूं भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति का ध्यान देना है आर्टिकल कहाँ पर है? आर्टिकल 52। तो ध्यान देना है भारत के राष्ट्रपति का अगर पद पूछा जाए किस आर्टिकल का चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 52 के तहत कहा गया है ये जो राष्ट्रपति होगा ये भारत का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति जो होगा भारत का क्या होगा? प्रथम नागरिक होगा। दूसरी पॉइंट क्या कर सकते हैं, इनकी जो पत्नी होगी भारत की प्रथम महिला नागरिक होगी। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 52 में किस पद का चर्चा किया गया है? राष्ट्रपति का। अगर वहीं पर आर्टिकल 53 की अगर बात करूं मैं, क्या क्या हुआ है, तो ध्यान देना है राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा। इसमें चर्चा किया गया है 53 में। वहीं अगर आर्टिकल 54 की बात करूं तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन अगर पूछा जाए किसमें है? तो 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? 54 में है। अगर आर्टिकल 55 में पूछूं तो ध्यान देना आर्टिकल 55 में क्या है? तो ध्यान देना है आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति किसमें है? 55 में। आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल 53 क्या है? कार्यपालिका की शक्ति। और 52 में क्या है? राष्ट्रपति पद। इसके अलावा कुछ और जैसे आपको पूछ सकता है आर्टिकल 61। अगर आर्टिकल 61 की बात करेंगे तो ध्यान देना है राष्ट्रपति को महाभियोग विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? पद से हटा सकते हैं। अगर आर्टिकल 72 में अगर पूछा जाए क्या है, तो आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति किसी के दंड को क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। क्षमादान शक्ति कहाँ पर है? आर्टिकल 72 में है। इसके अलावा
अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 111 में क्या है, वीटो पावर है, क्या है, वीटो पावर। तो राष्ट्रपति जो वीटो पावर लगाता है वह किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 111 के तहत। तो ध्यान देना है, आर्टिकल 72 तक क्षमादान शक्ति है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, आर्टिकल 55 में निर्वाचन की क्या है, रीति है, इस प्रकार से उनका निर्वाचन कराया जाएगा, आर्टिकल 54 में क्या है, निर्वाचन है, और आर्टिकल 53 क्या है, कार्यपालिका शक्ति के प्रमुख है, आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। ये कुछ महत्वपूर्ण इनसे रिलेटेड राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिनको आप लर्न करके अपने नोटबुक में रखें। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो ध्यान देना है, भारत के राष्ट्रपतियों को मैंने क्रम लिख दिया है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, अभी हमारे पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, याद रख लीजिएगा, ये पहले हमारे कौन थे, उपराष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे नंबर कौन थे, जाकिर हुसैन थे, चौथे नंबर कौन थे, बैक्टन गिरी थे, पांचवें नंबर कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, छठवें कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, सातवें कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। अब ज्ञानी जैल सिंह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ध्यान देना है, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, इसपे डाकघर के मामले पे। तो डाकघर मामले पर ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, वीटो पावर का प्रयोग किया था। इसके बाद कौन थे, 8वें नंबर पे आर वेंकट रमन थे, 9वें नंबर पे कौन थे, शंकर दयाल शर्मा थे, शंकर दयाल शर्मा थे, के आर नारायण 10वें नंबर के थे, 11वें नंबर पर कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, वुमेन मिसाइल मैन किसे कहते हैं, वुमेन मिसाइल मैन किसे कहते हैं, आप लोग बताने को कमेंट माध्यम से बताइएगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तो वुमेन मिसाइल मैन किसे कहते हैं, वुमेन मिसाइल, जिन्होंने कोई कौन महिला थी जिन्होंने मिसाइल के सबसे ज्यादा योगदान दिया था, तो बताइएगा। पुरुष में तो एपीजे अब्दुल कलाम है, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें नंबर की। हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी थी, तो ध्यान देना, प्रतिभा देवी पाटिल थी। अगर उसके बाद कौन थे, 13वें नंबर कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे, 14वें नंबर कौन थे, रामनाथ कोविंद थे, और 15वें नंबर कौन थे, द्रौपदी मुर्मू। एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोग व्यक्तिगत रूप से चलेंगे तो व्यक्तिगत रूप में हमारे पास कुल कितने राष्ट्रपति इसमें कौन से नंबर के, 15वें नंबर के। पर अगर क्रम से चलते हैं तो क्रम से कितने नंबर हो जाएंगे, 16वें नंबर, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे। इसलिए अगर व्यक्तिगत रूप से चलते हैं तो कौन से नंबर के द्रौपदी हैं, तो ध्यान 15वें नंबर। अब अगर ऐसे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे देखेंगे, अगर व्यक्तिगत रूप से 15 और क्रम से देखेंगे तो कौन हो जाएगा, 16। और पहली महिला, ऐसी कौन सी पहली महिला राष्ट्रपति है जो ध्यान देना एसटी समुदाय से आती है, एसटी समुदाय से आने वाली कौन है, द्रौपदी मुर्मू। समझ गया भाई, ये राष्ट्रपति का क्रम होगा जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट मुद्दा पे हम लोग चर्चा करते हैं, यहाँ तक की बातें अगर समझ में आ चुकी हो तो। आइए, अभी हाल ही में विश्व हाइड्रोजन समिट हुआ है, अभी हाल ही में 2024 में विश्व हाइड्रोजन समिट हुआ है। अब हाइड्रोजन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रोजन में अगर हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को बहुत ही निम्न मात्रा में क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचता है। तो हमारे लिए हाइड्रोजन जो होगा फ्यूल के रूप में सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, इसी से लेकर सभी देशों ने एकजुट दिखाई है। और इसकी अभी हाल में क्या किया गया, समिट किया गया है, यहाँ सम्मेलन हुआ है। तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 अगर आपसे पूछ ले कब हुआ है, तो ध्यान देना है 13 मई से 15 मई के बीच 2024 में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है, नीदरलैंड के राटाटर डैम में हुआ है, राटर डैम में हुआ है। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ है, नीदरलैंड के राटर डैम में इसका हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था, तो हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। क्या था, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान देना किसके द्वारा इसके यह सम्मेलन हुआ है, तो ध्यान देना यह सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल एवं नीदरलैंड के सरकार द्वारा यह आयोजन किया गया है। तो ध्यान देना सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल एंड नीदरलैंड के सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें भारत ने पहली बार अपनी पेविलियन का प्रदर्शन किया है कि हमारे यहाँ किस प्रकार से इधर हरित हाइड्रोजन का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर आपसे अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन के बारे में कुछ जानकारी जान लीजिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार में कितना 1 होता है। ध्यान देना है ये है क्या अधातु है, पर इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, धनात्मक होता है।
इसीलिए इसे ध्यान देना है, धातुओं के स्टडी में रखते हैं। और ध्यान देना है ये किस में होता है, तो ध्यान देना है आवर्त सारणी में, यह यस ब्लॉक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यस ब्लॉक में पाया जाता है। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में विश्व में हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ है 2024 में, कहाँ हुआ है, तो नीदरलैंड में हुआ, रॉटरडैम में हुआ है। ठीक है, और हाइड्रोजन से और जो क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आइए चलते हैं एक नेक्स्ट मुद्दा, और क्या है हमारे पास। अभी हाल ही में ध्यान दीजिएगा, क्या बात, पुलित्जर पुरस्कार 2024 का अभी क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। तो सबसे पहली बात होती है, जो पुलित्जर पुरस्कार 2024 का है, ये ध्यान देना इसका कौन सा संस्करण है, तो ध्यान देना है इसका 108वां संस्करण। कौन सा संस्करण है, 108वां संस्करण है। और ध्यान देना है, अगर इसका पूछा जाए इसकी घोषणा कहाँ की गई है, इसकी घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। तो ध्यान देना है, इसकी घोषणा कौन करता है, तो अमेरिका के एक कोलंबिया विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और आपको बताऊं, यह यूएसए का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर पूछा जाए यूएसए का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो पुलित्जर पुरस्कार है। अब ध्यान देना, यह यूएसए का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। और पूछा जाए कि यह प्रारंभ कब किया गया था, तो पहली बार कब प्रारंभ किया गया था, 1917 में किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो पुलित्जर पुरस्कार होता है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान देना है, यह पुरस्कार पत्रकारिता, पुस्तक, नाटक, संगीत एवं विशेष श्रेणियों के लिए दिया जाता है, जिससे लोगों के अंदर प्रोत्साहन बढ़े और वो अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए कार्य करें। समझ रहे हैं, तो लोगों के हित के बढ़ावा देने के लिए जैसे पत्रकारिता को लेकर, पुस्तक को लेकर, नाटक को लेकर, संगीत को लेकर, इन सभी क्षेत्रों को लेकर ध्यान देना है, क्या दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार 2024 का ये दिया गया है। और किस किस क्षेत्र में दिया गया है, पत्रकारिता में, पुस्तक में, नाटक में, और किसमें दिया गया है, संगीत में। इसके अलावा कुछ और विशेष क्षेत्र है जहाँ आप लोग अधिक से अधिक कार्य करते हैं, तो वहां पे भी ये पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, तो $15,000 यहाँ पे इनाम के रूप में दिया जाता है। कितना राशि दिया जाता है, तो $15,000 यहाँ पे दिया जाता है अमेरिकी। और अभी आपसे क्वेश्चन पूछे किसको किसको दिया गया है, तो ध्यान देना है, एक संस्था जिसका नाम है प्रोवेल्का, जिसको सार्वजनिक क्षेत्र के तहत में दिया गया है, क्या मिला है, इसे स्वर्ण पदक मिला है। तो ध्यान देना, प्रोवेल्का जो सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में इसको दिया गया है, इसे स्वर्ण पदक दिया गया है। इसके अलावा डेविड ई हाफमैन को संपादिका के क्षेत्र में दिया गया है। किसके क्षेत्र में दिया गया है, संपादिका क्षेत्र में दिया गया है। और ग्रेट टेड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पुलित्जर पुरस्कार में, जो ग्रेट टेड है, इनको ध्यान देना है, गाजा में चल रहे जो युद्ध थे उसके पत्रकारिता लिए दिया गया। अभी हाल ही में गाजा बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि वहाँ युद्ध चल रहा है, तो गाजा में जो स्थितियां चल रही थी उनको बहुत ज्यादा लोगों को समझ परिचय कराने के जो काम किए थे, किसने किया था, ग्रेट टेड को ध्यान देना है, पुलित्जर पुरस्कार 2024 का दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण सुर्खियां, जिसमें आपको पेपर के अकॉर्डिंग जो भी महत्वपूर्ण चर्चे थे उसको मैंने आपके सामने चर्चा की, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट किसका लिया है, पुलित्जर पुरस्कार को लिया है। इसके अलावा हमने विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन को लिया गया है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन को लिया गया है। इसके बाद अभी हाल ही में कहाँ कहाँ पे राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति, फिर उसके बाद गया ताइवान के राष्ट्रपति, और उसके साथ भारत के राष्ट्रपति भी देखा हम लोग ने। इसके बाद हाल ही में कौन सी नई नई बुक किसी की पब्लिक किया है, उन सभी बुकों की चर्चा किया है। और उसके साथ साथ हमने क्या किया है, रामसर साइट। तो ये आज की हमारी महत्वपूर्ण सुर्खियां थे। फिर ऐसे ही अगले सुर्खियों को लेकर फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो जैसा भी होगा आप लोग दोस्त इस करंट अफेयर की क्लास को आप अपने कमेंट के माध्यम से फीडबैक देने का प्रयास करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।